हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग मनी और बैंकिंग को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्या? मनी एंड बैंकिंग को। मनी और बैंकिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगर सीयूईटी के रिस्पेक्टिव में देखा जाए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आप लोगों के 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करने की कोशिश करी है हम लोगों ने इसको और भी अच्छे तरीके से, और भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स को मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अलग प्लेलिस्ट ही बना हुआ है सीयूईटी यूजी और 2024 के नाम से अलग प्लेलिस्ट है। आप ये सर्च कीजिएगा बाय सुनील सर, आ जाएगा। ठीक है, और आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग तैयारी करके अच्छे से चलिए। तो बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास भाई? पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों में हम लोगों को मैच करना है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। एसएलआर क्या होता है, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, रेपो रेट को आरआर से डिनोट करते हैं, रिवर्स रेपो रेट को ट्रिपल आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये बोला जा रहा है कि आप मिलाइए कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले ये ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो पहले सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है भाई? तो सीआरआर वैसा होता है जो कि कैश के रूप में, जो वैसा परसेंटेज होता है जो कि कैश के रूप में जो बैंक को होता है वो किसके पास रखना होता है? आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, जो भी उसके पास अमाउंट हर दिन आता है उसमें से कुछ परसेंटेज, जैसे सीआरआर मान लो 20% अगर रखा है, तो अगर एक दिन बैंक में 100 रुपया अगर जमा हुआ है तो उसमें 20% मतलब 20 रुपया वो किसके पास रखेगा? बैंक के पास। इसका मतलब क्या? सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो, कैश को रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। ठीक है, तो परसेंटेज डिपॉजिट विच अ बैंक मस्ट कीप एज अ रिजर्व विथ आरबीआई, मतलब ए का क्या हो जाएगा? 2। अब ए का 2 कहाँ पर है? सेकंड और थर्ड में। तो ये दोनों अपनी ऑप्शन कट गया, मतलब अगर ये ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन और 1 वाला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड क्या होगा? एसएलआर, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि जो बैंक को, वैसा परसेंटेज जो बैंक को खुद अपने पास रखना होता है। किसके पास? खुद अपने पास। जैसे मान लो कि 100 रुपया 20 रुपया वहां दे दिया, अगर मान लो 20% एसएलआर भी है, एसएलआर है, तो 20 रुपया और अपने पास बैंक को रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, बॉन्ड और अलग अलग शेयर्स वगैरह में रखना पड़ता है। तो अगर मान लो कि एसएलआर, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, तो क्या होगा? बी का परसेंटेज डिपॉजिट विच अ बैंक मस्ट कीप्स एज अ रिजर्व इन अ लिक्विड फॉर्म विथ इटसेल्फ, अपने पास रख रहा है, तो मतलब 2 का क्या हो गया? 4। तो बी का 4 इसमें भी है। अब सी का देख लेते हैं, रेपो रेट। तो रेपो रेट का क्या होगा? अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच अ मस्ट कीप इन द रिजर्व, तो रेट एट विच, देखो रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? बी का 3, मतलब सी का 3 हो जाएगा। तो सी का 3, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि रेपो रेट क्या होता है? वैसे रेट पर, एट रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स, कि वैसे रेट पर जो आरबीआई पैसा देती है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जो परसेंटेज लेती है, जो इंटरेस्ट लेती है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, जिस रेट पर देती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग और सेलिंग ऑफ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सोल्ड करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन M1, इसमें से कौन सा फॉलोइंग कंपोनेंट है जो 1 में इंक्लूडेड नहीं है? तो M1 में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है भाई? M1 में हम रहता है, हमारा रहता है करेंसी, जितने भी नोट्स और प्लस कॉइन है। नोट प्लस कॉइन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं, करेंसी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? विथ अ पब्लिक, इसको बोलेंगे विथ पब्लिक, विथ पब्लिक होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा? इसमें डिमांड डिपॉजिट, जो भी बैंक के पास रखा गया है डिमांड डिपॉजिट के रूप में, और अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, और अदर विथ आरबीआई, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें से जो कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इसके तीनों के अलावा देख लेते हैं हम लोग क्या। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है, मतलब इंटर बैंक, इंटर बैंक डिपॉजिट, मतलब इंटर बैंक मतलब मान लो कि एसबीआई है, एसबीआई ने कुछ पैसा अगर मान लो पंजाब नेशनल बैंक को दिया कुछ समय के लिए, तो वो डिपॉजिट क्या होता है?
वो काउंट नहीं होता है M1 में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, सप्लाई ऑफ मनी क्या रेफर करता है, तो सप्लाई ऑफ मनी रेफर हमारे पास करता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, कि जितना भी पैसा पब्लिक के पास और जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास है उसको हम लोग सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं, ठीक है। कि जितना पब्लिक के पास पैसा है भाई और जितना बैंक के पास पैसा है, उन दोनों पैसे को अगर जोड़ दिया जाए, बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट रहता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से सप्लाई ऑफ मनी बोलेंगे, ठीक है। तो थर्ड का ऑप्शन थर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डैश विथ इंक्रीज इन द कैश रिजर्व। क्या हो रहा है कि वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि जब विथ इंक्रीज इन द कैश रिजर्व, बोला कि कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ जाता है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या अनचेंज रहता है। तो ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए, वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ का ऑप्शन होगा, फोर्थ का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज इसीलिए होगा, इंक्रीज तो नहीं होगा। तो मतलब क्या, जब CRR बढ़ेगा तो जो मनी मल्टीप्लायर होगा वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/CRR। तो मान देखो, तो CRR जैसा हरकत करेगा उसका जस्ट उल्टा हरकत K करेगा, मतलब मनी मल्टीप्लायर करेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अगर यहाँ पर उल्टा रहता तो ये इंक्रीज कर रहा होता, क्लियर। तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर विल डिक्रीज विथ अ इंक्रीज इन इनकम। अगर यहाँ मान लो कि डिक्रीज रहता तो उधर इंक्रीज हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय अ कमर्शियल बैंक, टोटल डिपॉजिट मान लो कितना है, 10,000 रुपया बैंक ने डिपॉजिट करा, उसमें LLR जो लीगल रिजर्व रेशियो होता है, देखो जैसे लीगल रिजर्व रेशियो बोल लो या फिर CRR बोल लो, कैश रिजर्व रेशियो बोल लो, तो ये सब सारे क्या है, एक तरीके से लीगल रिजर्व रेशियो के रूप में 20% है। व्हाट इज द इनिशियल डिपॉजिट, तो इनिशियल डिपॉजिट क्या होगा, ठीक है। तो इनिशियल डिपॉजिट क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। इनिशियल डिपॉजिट अगर देखा जाए तो पहले इसको वन बाई कितना, 1/20% है, तो 1/20% है, तो परसेंट को हटा दो तो 1/20 और क्या हो जाएगा, परसेंट है तो 1/100, मतलब 20% है, 20%, तो 1/20 नहीं होगा, इसको 20 यहाँ पर अलग कर देते हैं, थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ 20% है, तो क्या किया, 20/100, तो ये 0 0 कट गया, इसका मतलब कितना है, 0.2। तो इसको कितना इनिशियल रखना होगा, 10,000 का, 10,000 इंटू 0.20, तो ये पॉइंट हटा, नीचे 100 हो गया, तो इसका मतलब 0 0 कट गया, ठीक है। तो कितना बचा, 1,000 रुपया, मतलब सॉरी 2,000 रुपया, 2 इंटू 10 मतलब 20 इंटू 100 कितना हो गया, 2,000 रुपीज़। तो इसका मतलब इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 2,000 रुपीज़, अगर LLR 20% है। तो कई LLR अगर 30% आ गया तो इसका ये 0 पॉइंट फिर उसको इंटू कर देना, और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से इनिशियल डिपॉजिट, क्लियर। अब आते हैं 6th क्वेश्चन में कि द फेडरल रिजर्व रेजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू कॉम्बैट इलेक्शन, क्या कॉम्बैट इन्फ्लेशन। फेडरल रिजर्व कौन होता है, USA का, जैसे हमारे देश में इंडिया में कौन है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, RBI है। सेम उसी तरीके से जो USA का रिजर्व बैंक है या जो सेंट्रल बैंक है वो फेड रिजर्व है, जिसको फेडरल रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेड रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है फेडरल रिजर्व ने क्या करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, मतलब CRR हो गया या फिर SLR हो गया, वो बढ़ा दिया। तो एक तरीके से क्या होगा कि इससे क्या होगा, कॉम्बैट इलेक्शन। तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक लाइक द फेडरल रिजर्व व्हेन रेज द इंटरेस्ट रेट, कि उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेंट्रल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेंट्रल बैंक का भाई, तो प्राइमरी फंक्शन है हमारा टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। सिंपल सी बात है कि कोई भी देश का जो सेंट्रल बैंक रहता है वो अपने देश में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने का जो बागडोर रहता है वो किसके हाथ में रहता है, सेंट्रल बैंक में। जैसे हमारे देश में जो इंडिया में RBI ने रखा है 4+-2, मतलब जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो 2 to 6% के बीच होना चाहिए, ठीक है। मतलब 4 में +2 कर देंगे तो 6 आएगा, 4 में -2 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम किस पर है, किसका काम है, एक प्राइमरी फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, ठीक है। व्हाट इज द डिपिक्टेड इन द पिक्चर, पिक्चर में क्या बोला, इसके पास मुर्गी है बेचारे के पास, इसके पास एप्पल है, ठीक है। तो ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड के बदले गुड, मतलब कमोडिटी मार्केट है। तो कमोडिटी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से किसके अंदर आता है,
बार्टर सिस्टम। तो ये बार्टर सिस्टम जिसमें क्या होता है, एक तरीके से हम लोग गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, जो पहले के ज़माने में होता था, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था, करेंसी वगैरह नहीं हुआ करता था। क्लियर, 7th हो गया। अब आते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है भाई, कमर्शियल बैंक कट्स द इंटरेस्ट रेट एट अ होम लोन। एक होम लोन था, होम लोन मतलब घर के लिए जो लोन वगैरह लेते हैं लोग, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो हाउ डू कमर्शियल बैंक अफेक्ट द इकोनॉमी व्हेन दे कट द इंटरेस्ट रेट ऑन द होम लोन। तो किस तरीके से कमर्शियल बैंक अफेक्ट करती है इकोनॉमी में जब किसी भी रेट ऑफ द इंटरेस्ट कम होता है किसी भी चीज़ का। जो किसी भी चीज़ का अगर रेट इंटरेस्ट कम होता है तो लोग ज़्यादा लोन वगैरह लेते हैं, क्योंकि लोन वगैरह सस्ता मिलने लगता है कि नहीं। तो इसका मतलब 8 का जो होगा वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, टू स्टिमुलेट द, हाँ क्या कि यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर बोल देंगे इंकरेज सेविंग। सेविंग नहीं होगा, डिस्करेज सेविंग भी नहीं होगा, इंकरेज इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, स्टिमुलेट द हाउसिंग मार्केट एक्टिविटी, ताकि हाउसिंग मार्केट को हम लोग बढ़ावा दे सकें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाउस खरीदें, और लोन सस्ते में मिल रहा है ताकि ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तब ज़्यादा एक तरीके से मनी जो होगा वो सर्कुलेट होगा मार्केट में, और जो हाउसिंग मार्केट है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो 8th वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 9th वाले क्वेश्चन में। क्या है 9th में, विच फॉर्म ऑफ द मनी इज डिपिक्टेड इन द पिक्चर। इसमें क्या है, एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड है, या फिर बोला जाए डेबिट कार्ड जिसको बोलते हैं, डेबिट कार्ड, या फिर क्रेडिट कार्ड। क्या, क्रेडिट कार्ड। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या है एक तरीके का, तो हमारा एक तरीके का ये क्या है, प्लास्टिक करेंसी। प्लास्टिक करेंसी, पेपर करेंसी तो जानते हैं आप लोग, जो आपका नोट होता है, कॉइन तो आप लोग जानते हो। ठीक है, और ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, प्लास्टिक मनी, क्योंकि ये प्लास्टिक से बनी हुई चीजें रहती हैं। M4 इज इक्वल टू, अब M4 बोला जा रहा है, यहाँ पर M4 क्या है, तो M4 में अगर देखा जाए, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, सेविंग पोस्ट ऑफिस, सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट ऑफिस और सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बिल्कुल, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस प्लस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग द नेशनल सेविंग। तो इसमें क्या और ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो 10 का आंसर होगा वो हमारा M3 की, M3 को ऐड करेंगे, और प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, और एक तरीके से हमारा सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी सेविंग ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें एक्सक्लूड करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को। जो भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, जैसे पेंशन वगैरह का जो पैसा होगा, वो सब इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग M4 में। क्लियर, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो 10 का आंसर क्या हो गया, 10 का आंसर हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब आते हैं 11। ये 11 का क्या आंसर होगा भाई, 11 बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर ऑफ द कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी का जो करेक्ट मैच होगा वो कौन होगा। मल्टीप्लायर, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो मल्टीप्लायर होता है, मनी मल्टीप्लायर होता है, वो क्या होता है, 1/1 माइनस 1/1 माइनस LR होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मनी मल्टीप्लायर। कमर्शियल बैंक क्या करती है भाई, क्रेडिट को कंट्रोल करती है, सप्लाई करती है, तो क्या करती है, सप्लाई ऑफ द मनी करती है, या क्रेडिट कंट्रोल करती है। तो एक तरीके से हमारा यहाँ पर क्या होगा, जो ऑप्शन होगा पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो 1 का क्या हो गया, बी, तो 1 का बी, तो 1 का बी किस में है, 1 का बी हमारे पास इसमें है। तो 1 का बी अगर इसमें हो गया, तो 1 का बी और 1 का बी यहाँ पर है। तो 2 का क्या होगा, कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है मनी को। सप्लाई कौन करती है, लोगों तक कौन पहुंचाता है पैसा, एक तरीके से कमर्शियल बैंक। तो 2 का डी हो गया। सेंट्रल बैंक क्या करती है, क्रेडिट कंट्रोल, की पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, वो सब सारा। और बैंक रेट क्या होता है, एक डिस्काउंट रेट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो गया, राइट, ए वाला। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। 12, कट इन द रेपो रेट बाय द रिजर्व। रेपो रेट मतलब वैसे रेट पर जो आरबीआई क्या करती है, लोन देती है कमर्शियल बैंक को, अगर वो क्या कर दी गई, कम कर दी गई, टू दैट द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या होगा, तो आप मान लो कि अब लोन वगैरह सस्ता हो गया, मतलब आरबीआई जो है वो लोन सस्ता दे रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, आइदर 1 और 2 होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं भाई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 1 होगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। जब अगर रेट कम हो जा रहा है, रेपो रेट कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब जो कमर्शियल बैंक होगा वो लोन वगैरह ज़्यादा लेगा। अब वो ज़्यादा वगैरह लोन लेगा तो वो ज़्यादा कंज्यूमर तक पहुंचेगा, कस्टमर तक पहुंचेगा। अगर कस्टमर ज़्यादा एक तरीके से कस्टमर तक ज़्यादा पैसा पहुंचेगा तो वो गुड्स और सर्विस ज़्यादा बाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस का डिमांड।
अब आते हैं 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन क्या है? 13th क्वेश्चन हमारे पास है कि बैंक मनी इज दैट मनी विच इज, बैंक मनी क्या है? जो जनरेट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, वो वैसा मनी है जो कि क्रिएट होता है क्रेडिट क्रिएशन में, कि जो भी पैसा क्रेडिट क्रिएट होता है ना, पैसा जितना ज़्यादा इकोनॉमी में, उसको हम लोग बैंक मनी बोलते हैं। कि जितना भी पैसा एक तरीके से इकोनॉमी क्रिएट कर रही है, इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विस बनाकर बेच रही है, तो उसी चीज़ को, तो हमारा 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ आते हैं 14 का। इफ द रिजर्व रेशियो जो है वो 10% है और प्राइमरी डिपॉजिट कितना है? 1250 करोड़, 1250 करोड़। द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, तो टोटल डिपॉजिट कितना होगा? मतलब प्राइमरी डिपॉजिट तो मतलब इनिशियल डिपॉजिट इतना है। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1250 करोड़ है। और रिजर्व मतलब लीगल रिजर्व रेशियो मतलब लीगल रिजर्व रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है भाई टोटल, अगर बोला जाए कि टोटल डिपॉजिट क्रिएशन, कितना डिपॉजिट क्रिएट हुआ है, इसको याद कर लेना। टोटल डिपॉजिट क्रिएशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट। तो ये ध्यान से याद रखना, ठीक है। अब टोटल डिपॉजिट क्रिएशन हमें निकालना है भाई, है कि नहीं? बोला गया कि टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट हुआ है, तो 1/LLR मतलब 10% है, 10% इंटू, अब 10% तो 10%, उसके बाद इंटू कितना हो गया? इनिशियल 1250 करोड़। अब परसेंट ऊपर चला जाएगा तो मतलब क्या होगा? 100/10 इंटू 1250, तो ये 10 कट गया, इसका मतलब कितना हो गया? अगर इसको इंटू करेंगे तो 12500 हो गया ना, 12500, मतलब क्वेश्चन आंसर नंबर 3 जो होगा, मतलब 12,500 करोड़ जो होगा वो एक तरीके से टोटल डिपॉजिट क्रिएट किया गया है। किसके द्वारा? कमर्शियल बैंक के द्वारा। तो इसी तरीके से डिपॉजिट क्रिएट होता है, यही हम लोग बोले यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन होता है, ठीक है, जो बैंक मनी के रूप में आता है। 14 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 15। इफ एन इकोनॉमी इज टू कंट्रोल अ रिसेशन, अगर मंदी को कंट्रोल करना है, मतलब डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है, लाइकली मोस्ट ऑफ द यूरोजोन नेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अप्रोप्रिएट, तो जिसमें जहाँ जिस इकोनॉमी में रेसेशन ज़्यादा रहता है, रेसेशन मतलब मंदी, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है, जहाँ डिमांड ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगा तभी तो मनी सर्कुलेट ज़्यादा करेगा। तो क्या किया जाएगा अगर इस सिचुएशन में क्या करेगी इकोनॉमी, या फिर जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगी, या किस तरीके से आगे बढ़ेगी? तो जो हमारा 15 का आंसर होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। क्या करेगी? CRR जो होगा कैश रिजर्व रेशियो, उसको कम कर देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो होगा ही नहीं, बोथ 1 और 2 नहीं होगा, नन 1 और 2 नहीं होगा, तो रिड्यूस CRR। तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस CRR। अब CRR बढ़ाएगी मतलब जो पैसा बैंक के पास रखती थी बैंक, मतलब जो RBI के पास रखती थी कौन? बैंक पैसा, अब वो कम रखेगी, मतलब बैंक के पास पैसा ज़्यादा बचेगा। अब बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा तो बैंक क्या करेगी? लोन ज़्यादा देगी। अब ज़्यादा बैंक के पास बचेगी तो लोन ज़्यादा देगी, और लोन ज़्यादा देगी तो लोग लोन कम लेगा, मतलब ज़्यादा लेगा, लोग लोन, कंज्यूमर ज़्यादा लोन लेगा, तो ज़्यादा लोन लेगा तो ज़्यादा खर्च भी करेगा, तो वहाँ से डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगा। समझ में आया? इसीलिए रिड्यूसिंग CRR। क्लियर। 16, इफ अ टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय अ, टोटल डिपॉजिट 10,000 करोड़ है मान लो, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, तो इनिशियल डिपॉजिट बोला है, तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा क्या, कि टोटल डिपॉजिट क्रिएशन का क्या था? 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। तो टोटल क्रिएशन दिया हुआ 10,000 करोड़ लिख लें यहाँ पर, ठीक है, 10,000 करोड़ इज इक्वल टू 1/LRR, मतलब 1/10% इंटू इनिशियल डिपॉजिट। अब इनिशियल डिपॉजिट निकालना है भाई, तो इनिशियल डिपॉजिट लिख लेते हैं इधर, तब ये उधर चला जाएगा तो इंटू में हो जाएगा ना, तो 10,000 को इंटू कर देते हैं हम लोग 10% से, तो 10% से किए तो 10 क्या हो गया? 100, तो जीरो जीरो कट गया, तो कितना बचा? 1,000 करोड़। कितना बचा? 1,000 करोड़। 100 इंटू 10 कितना होगा? 1,000 करोड़। तो इनिशियल डिपॉजिट कितनी थी? 1,000 करोड़। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्लियर? यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन आता है भाई तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। 17 आते हैं, अ बैंक रन अकर्स व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर ऑफ अ बैंक विड्रॉ देयर डिपॉजिट साइमल्टेनियसली। अगर बहुत सारे जो कस्टमर है वो अचानक से सारे लोग क्या बैंक से पैसा निकालने लगे, दिस कैन बी कॉज अ बैंक बिकम इंसॉल्वेंट। वो क्या कर सकता है? बैंक को इंसॉल्वेंसी, मतलब बैंक के पास पैसा रहेगा ही नहीं, क्योंकि अचानक से सारे लोग अगर निकालने आ जाएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो लोन दे रहा होता है।
इफ दे कैन नॉट पे बैक ऑल द डिपॉजिटर्स, इफ दे, अगर वो डिपॉजिटर को पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द बैंक मेक्स द बैंक रन इम्पॉसिबल, इसमें से कौन सा फैक्ट है जो बैंक को रन नहीं करा सकता, मतलब पॉसिबल नहीं है, बैंक को रन करना पॉसिबल नहीं है, इसमें से कौन सा फैक्ट है। तो हमारा 17th का जो आंसर होगा वो हमारा 1 होगा, मतलब बैंक होल्ड ओनली 15% ऑफ द डिपॉजिट एज अ कैश एंड द रेस्ट ऑफ डिपॉजिट गिवन आउट ऑफ द लोन। अब सोचो कि 15% अगर वो लोन के रूप में अगर सिर्फ रखा हुआ और बाकी सारा किसमें दिया है, अगर वो लोन के रूप में बांट दिया, अब अचानक से सारे लोग आ गए भाई, अब मान लो 100 रुपये आई, 100 रुपये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 15 रुपये अपने पास रखा हुआ भाई, और क्या किया 85 रुपीज़ वो लोन में दे दिया, अब सारे लोग एक बार 100 रुपये निकालने आ गए, अब ये कहाँ से देगा भाई, क्योंकि ये लोन वाले को बोल रखा है कि आप 5 साल के बाद 6 साल के बाद दो, तो फिर वो पैसा रिकवर नहीं हो पाता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो सही आंसर होगा 17 का। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये एक फैक्ट है जिसकी वजह से बैंक रन करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। There are two statement given below about the effect of the rise in the general price level, कि जब कोई जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाती है, मतलब महंगाई, मतलब जनरल जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट दिया गया। पी में इट ओनली लीड्स अ प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी, वो क्या करती है कि वो सिर्फ प्राइस वैल्यू ऑफ द मनी को बढ़ाती है, या इट लीड्स टू द राइज इन द डिमांड ऑफ द मनी, कि वो डिमांड को भी बढ़ाती है। मतलब क्या बोला, जनरल प्राइस के बढ़ने पर क्या किसी वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रही है, या फिर क्या कर रहा है, डिमांड फॉर द मनी भी बढ़ रहा है। तो हमारा क्या होगा, ओनली क्यू, क्योंकि इट विल ओनली लीड टू द राइज इन द डिमांड, कि अगर जनरल प्राइस बढ़ रहा है, मतलब अगर जनरल प्राइस किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये समझ लो कि उसका जो डिमांड है वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब डिमांड ज़्यादा होता है तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं, इट विल लीड टू द राइज इन द डिमांड व्हेन देयर इज अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो इसका इफेक्ट ये होता है। क्लियर, तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन जो ओनली क्यू इज द करेक्ट, क्यू जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा 18 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि व्हेन देयर इज अ राइज इन द जनरल प्राइस ऑफ द इकोनॉमी इट विल लीड टू द फॉल इन द मनी वैल्यू, उसमें फॉल होगा मनी वैल्यू का, राइज इन मनी वैल्यू नहीं होगा, यहाँ फॉल इन द मनी वैल्यू। अगर फॉल आ गया तो आप लोग दोनों राइट कर देना। ठीक है, अब बोला जा रहा है CRR मान लो कि 4% है और SLR मान लो कि 16% है। ठीक है, 16, तो द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर, तो वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, जैसा कि 19th में हमने बोला है। ठीक है, तो अगर देखा जाए मनी मल्टीप्लायर जो डिनोट किया जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा भाई, तो 1 अगर देखा जाए दोनों को प्लस कर देंगे, क्या जो LLR आता है, लीगल रिजर्व रेशियो आता है, उसको अगर जोड़ा जाए दोनों को जोड़ के, मतलब CRR को प्लस कर देते हैं SLR के साथ, तो हमारा कितना हो गया 20%। तो 20% हमारा क्या हो गया, लीगल रिजर्व रेशियो। तो 1/LLR तो मल्टीप्लायर, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर, तो 1/20%, तो 20% ऊपर 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये फिर 20% है भाई, 1/20 नहीं है, 1/20 नहीं है, तो 1/20%, 1/20%, अच्छा वो ठीक था 1/20%, ठीक 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 है, ठीक है 1/20 है, 20% इंटू 100 तो 25 जा, इसका मतलब क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर 5 है, मतलब 5 गुना वो बैंक पैसा बना रहा है। ठीक है, मनी मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब अपने पैसे को 5 गुना वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 20th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स अ डिपॉजिट एंड मेक्स अ लोन एंड मेक अ इन्वेस्टमेंट विद द इंटेंट ऑफ प्रॉफिटिंग, मतलब वैसा इंस्टीट्यूशन बताओ जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, क्या करता है डिपॉजिट, और मेक्स अ लोन, और लोन देता है, और मेक्स अ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। ठीक है, क्या करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, गिव लोन और मेक इन्वेस्टमेंट, कौन करता है भाई, तो हमारा 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमर्शियल बैंक। तो मेक इन्वेस्टमेंट कौन करता है, ये सब सारा काम क्या काम करता है, ये कमर्शियल बैंक। ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक रहता है वो एक तरीके से दो चीज, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन करके कौन चलता है, एक तरीके से सेंट्रल बैंक। तो आई होप सो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करें, इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करें, और इसके आगे जो होगा वो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ जो बजट होगा उसको डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट बजट को, और
जो भी चैप्टर बचे हुए उनको सारे को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।